नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करेगा भारत। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का करेगा दौरा। भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है विरोध। आईआईटी बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ निलंबित किया समझौता। अमित शाह ने अहमदाबाद में सहकारिता सम्मेलन में लिया हिस्सा। सहकारिता को बताया देश की रीढ़। कुछ देर में तिरंगा यात्रा में लेंगे भाग। हैदराबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 16 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में राजस्थान का सामना पंजाब किंग्स से, वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली के सामने होगी गुजरात की चुनौती। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। इसलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला भी शामिल हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। जबकि संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अपराजिता सरंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन बिट्रास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अलूवालिया और सुजान चिनॉय शामिल हैं। जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डग्गुबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शांभवी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश, बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। वहीं कनिमोजी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना। निशिकांत के साथ
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है। उन्होंने कहा है कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। वहीं शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए यह हमारा संयुक्त प्रयास है। आतंक के खिलाफ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रियंका चतुर्वेदी ने का हिस्सा बनने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और आपको बता दें कि भाजपा सांसद सस्मित पात्रा ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर उत्साह जताया है। उन्होंने इसे गौरव की बात बताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। यह अभियान भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूं। और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और क्यों इसकी सच्चाई विश्व के पास पहुंचनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है सारे विश्व को बताने के लिए। पर जब राष्ट्र की बात आती है, हम सब एक हैं। भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े शिक्षण संस्थान तुर्की के साथ अपना समझौता रद्द कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपना समझौता निलंबित कर दिया है। IIT बॉम्बे ने कहा कि तुर्की से जुड़ी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के कारण यह फैसला लिया गया है। वहीं हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पर्ल्स और मोदी पर्ल्स में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग AC कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 13 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नो मैंस लैंड पर चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। SSB जवानों ने नेपाल के 2 नागरिकों को भी संदेह के आधार पर पकड़ा। चीनी नागरिक के पास भारत में प्रवेश के वैध दस्तावेज नहीं होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने
ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है। पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। भी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बैंड पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लेकर आई है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में गुजरात की बनासकांठा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। हमले के बाद प्रधानमंत्री ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान को उसके अंदर जाके आतंकियों को मारेंगे और अंदर जाके उनको ठोका है। और आतंकियों की रक्षा करने के लिए जब पाकिस्तान आया ना तो उनको भी ठोका है। उनके एक भी ड्रोन हिंदुस्तान में नहीं आ सके हैं। ये हमारी सेना का, हमारी सरकार का और हमारे देश का गौरव है। इस गौरव को हम आज तिरंगा यात्रा करके सेना को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप हमेशा देश की रक्षा करते हैं, हम आपके साथ रहेंगे और हम आपके साथ रह के अगर सरहद पे आना पड़ा तो हम वहाँ आके भी लड़ेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर को जिसने सक्सेस किया है वो हमारे सेना बल, हमारे सैनिकों के सम्मान में हमने यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली है। हम सबको मालूम है कि पहलगाम में जो हमारे टूरिस्ट थे, हमारे प्रवासी जो 26 तो भारत देश के, उनको जो आतंकवादियों ने मार दिया है, उसके लिए हमारे भारत सरकार, हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व ने उनका जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर की तरह। इसलिए हम हमारी सरहदों के सैनिकों के यात्रा के लिए उनको सम्मान देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए ये तिरंगा यात्रा हमने निकाली है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये जो हिंदू मैनिफेस्टो है, क्या वो जो प्राचीन हमारी धर्म ग्रंथ है उनसे निकाला हुआ या इसमें स्वामी विज्ञानानंद कुछ कह रहे हैं? आज की दृष्टि में हमारे समाज के लिए कंटेम्पररी जो चीज़ है उसको सेलेक्ट करके कंपाइल किया है। इसलिए एक भी उद्धरण जो है ना हमारा नहीं है, सब शास्त्र का है। क्या ये हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो है? हिंदू समाज को आगे बढ़ना है तो इसको स्वीकार करें। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है। आतंकवाद से निपटने में या पाकिस्तान जैसे देश से निपटने में हिंदू मैनिफेस्टो के अनुसार भारत की नीति क्या होगी? देखो, हिंदू मैनिफेस्टो का सिद्धांत जो है कहता है शत्रु पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की समस्या से निपटना है तो देखो कहते थे पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांट दो।
पर फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर के रजा लाइब्रेरी में वीरोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में वीर जवानों की गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शनी 21 मई तक चलेगी। हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रुबीना पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान रुबीना पकड़ में आई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि रुबीना 10 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई थी। इसके बाद उसने पीलीभीत के संतोष के साथ शादी की और हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इस दौरान महिला ने बड़ी आसानी से लोकल आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रुबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे, उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी इसमें पहचान हो जाएगी। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के लिए भाजपा ने इस बार काफ़ी तैयारियां की है। उनकी जयंती समारोह 10 दिनों तक मनाया जाएगा। भाजपा वाराणसी के प्रभारी और अरुण पाठक से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी, और काशी महापुरुषों से भरी पड़ी रही है और भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का किस तरह से सम्मान करती है, उनके सम्मान में किस तरह के आयोजन करती है और लगातार करती रहती है। वाराणसी जिले और महानगर के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अरुण पाठक जी। पाठक जी इस समय काशी में हैं एक विशेष योजना को लेकर। पाठक जी, ये क्या विशेष योजना है जिसके लिए आप काशी में आए हुए हैं? हम लोग श्री माता अहिल्याबाई होलकर का 21 मई से लेकर 31 मई तक हम लोग का 300 जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आज जिस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विश्वास के आधार पर सबका कल्याण कर रही है, लगभग वही संकल्पना आज से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई की भी थी, सबका साथ सबका विकास। लोगों कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, सनातन धर्म को मजबूत करना। आज से 300 वर्ष पहले कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म को पुनरुद्धार का काम किया। इन सब को लेकर हम लोग 21 मई से 31 मई के बीच में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाने वाली है। आप लोग महिलाओं को इसमें किस तरह से भागीदारी देंगे, किस तरह से उनको सशक्तिकरण का काम करेंगे इन 10 दिनों में? रन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ महिलाओं की भाषण प्रतियोगिता, महिलाओं के बीच में संगोष्ठी, हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आधी आबादी, उनके बीच में जाना और बताना कि महिला जब ठान लेती है, महिला जब संकल्प ले लेती है, तो उस शक्ति को कि आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, वो पूरा होकर ही मानती है। 21 मई से 31 मई तक उनके 300 जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब उनको याद करें और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देवी अहिल्याबाई का नाता रहा है काशी से, और उसी नाते को आगे बढ़ाया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने काशी में ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार करके, पुनरुद्धार करके। और उसका लाभ यह है काशी वालों को कि भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी 1.5 लाख के करीब रोज श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। देवी अहिल्याबाई ने नींव रखी और कंगूरे बनाए देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने। उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने जा रही है, देवी अहिल्याबाई के सम्मान में 10 दिन का कार्यक्रम करके। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में वाराणसी में कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक वाराणसी को मेडिकल हब बनाने की दिशा में अग्रसर है, इस पर बात की
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के साथ डीडी न्यूज संवाददाता ने। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर मेडिकल के क्षेत्र में नित नए नए कदम उठा रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में आज के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी विजिट पर हैं। पार्थसारथी जी, क्या देखा आपने वाराणसी में? चूँकि आप स्वास्थ्य विभाग के हैं, कई जगहों पे आपने विजिट भी किया, और आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार और क्या कर रही है वाराणसी में मेडिकल के? पिछले कुछ वर्षों से वाराणसी में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ के एरिया में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट हो गए हैं, जिसमें CHO और ANM टेली कंसल्टेशन, मुफ्त जांचें, मुफ्त मेडिसिन होने की वजह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब जनता को बड़े हॉस्पिटल तक आने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल एक CHC चोलापुर भी देखा। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वास्थ्य इकाई हैं उनको एनक्वास सर्टिफिकेट मिले, जिससे कि हम उनके क्वालिटी के बारे में एश्योर हो सकें। हमने साथ में ये भी हीट वेव, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, तो हीट वेव के लिए हीट स्ट्रोक की तैयारी का भी जायज़ा लिया। दीनदयाल उपाध्याय अस्पतालों में भी नई सुविधाएं दी गई हैं। 24 डायलिसिस की वहाँ बेड्स चल रहे हैं, CT स्कैन की सुविधाएं दी जा रही हैं, थैलेसीमिया की जांच शुरू हो गई है। और उसके ठीक ऑपोजिट में जहाँ मेंटल हॉस्पिटल, उसका भी दौरा किया, और मेंटल हॉस्पिटल के साथ ही एक नया राजकीय मेडिकल कॉलेज वाराणसी में स्टार्ट हो रहा है, उसका काम शुरू हो गया है। तो हर दिशा में कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी, जांचें, नए उपकरण, नए एम्बुलेंसेस, इनके माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री बार बार आह्वान करते हैं मेडिकल हब बनाने के लिए, तो इसमें जो प्रदेश सरकार है वो किस तरह से, चूँकि केवल आसपास के जिलों नहीं, अगल बगल के राज्यों और नेपाल जैसे देश के लोग भी आते हैं काशी में मेडिकल सुविधा लेने के लिए। वाराणसी एक मेडिकल हब इस पूरे क्षेत्र के लिए रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग दिशा में नहीं काम कर रही, एक ही साथ काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे चलता है तो उसमें केंद्र सरकार के 60% पैसा होता है, तो 40% राज्य सरकार का भी होता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना में अगर लोगों को सुविधा मिलती है तो उसमें केंद्र सरकार का पैसा है, तो राज्य सरकार का भी पैसा है, तो दोनों मिल के काम कर रही है और दोनों की इच्छा यही है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिले। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि मेडिकल हब हो वाराणसी, वो निश्चित रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी उतनी ही मेहनत से काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जितने की केंद्र सरकार कर रही है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड ने रखा था। इसके लिए 4000 पूर्व सैनिक स्वयंसेवियों की पहचान की गई है। इनमें से 435 के पास लाइसेंसी हथियार भी हैं। इन पूर्व सैनिकों को प्रदेश के सभी 20 जिलों में बिजली केंद्रों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के किसानों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान नागपुर में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। वो कपास की फसलों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कीट पिंक बॉलवर्म के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना देश के कोने कोने में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसका प्रभाव अब गांवों और किसानों की जिंदगी में भी साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए DD न्यूज़ के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जैसे इलाकों में पानी की समस्या के कारण धान की खेती चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। अधिक पानी और लागत के चलते किसान लंबे समय से परेशान थे, लेकिन अब किसानों को सूरजमुखी की खेती ने एक नया रास्ता दिखाया है। कम पानी में तैयार होने वाली ये फसल मुनाफा देने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है।
किसान प्रेमानंद गुप्ता का कहना है कि पिछले 5 सालों से 10 हेक्टेयर में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि धान की तुलना में सूरजमुखी कम पानी में तैयार हो जाती है। शासन की ओर से मुफ्त बीज मिलता है, खाद सोसाइटी से मिलती है और इस फसल से उन्हें लगातार अच्छा मुनाफा हो रहा है। उनका कहना है कि सूरजमुखी ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। इसमें हमको बहुत अधिक अच्छा मुनाफा मिल रहा है और 1 हेक्टेयर में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया, मतलब 30-40 हज़ार रुपया शुद्ध इनकम बच जाता है। पहले धान लगाता था गर्मी में, तो उसमें पानी वानी और बिजली की बहुत समस्या होने के कारण हम उसको इसके बदले में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। इसमें हमको मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है। शासन से बीज और खाद सब हमको मिल जाता है। अश्वनी कुमार गुप्ता का कहना है कि वो धान के बाद सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। धान में बिजली, पानी और लागत ज्यादा थी, जबकि सूरजमुखी की खेती में कम खर्च में ज्यादा लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे खेती को और भी बेहतर किया जा सकता है। इनकम सूरजमुखी में ज़्यादा है, इसमें टेंशन कम है। धान में ज़्यादा पानी लगता है, सूरजमुखी में क्या है कि उगने के बाद 2 पानी भी दोगे तो अपने आप पक जाता है। हालांकि उत्पादन कम होता है और 3-4 पानी देने से उसमें उत्पादन ज़्यादा आ जाता है। 1 एकड़ में कम से कम 30 हज़ार रुपया, 25-30 हज़ार बन जाता है। जिला कृषि अधिकारी अनिल वर्मा के अनुसार रायगढ़ जिले में अब तक 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती हो रही है। इनमें से 81 हेक्टेयर में प्रदर्शन के रूप में खेती की जा रही है, ताकि अन्य किसान प्रेरणा ले सकें। किसानों को अच्छी किस्म के बीज, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा दी जा रही है। सूरजमुखी की खेती से किसानों को धान की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। सूरजमुखी की खेती अभी बहुत अच्छे से की जा रही है। इसमें राज्य शासन का जो सहयोग NFSM योजना के माध्यम से किसानों को मिल रहा है, इसमें हम उन लोगों को बीज और दूसरे सामग्री भी फ्री में प्रदान करते हैं। इससे प्रोत्साहित होकर जिले रायगढ़ में अभी 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती की जा रही है। इसमें 81 हेक्टेयर तो जो हम लोग प्रदर्शन के द्वारा दिए हुए हैं, बाकी किसान स्वयं से भी लगा रहा है। और प्रदर्शन में ऐसा है कि बीज हम लोग क्या है अच्छे वैरायटी का देते हैं, जो कि उत्पादन ज़्यादा देता है। इसलिए लोग, किसान और उसमें आकर्षित होकर उस काम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना आज देश के हर कोने में नए अवसरों का आधार बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में किसानों ने इस योजना को आत्मसात करते हुए पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सूरजमुखी जैसी नई फसलें उगाई हैं। रायगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।